नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में हिजाब विवाद पर चर्चा जोरों पर है और इस पूरे मामले में कई तरह की राय सामने आ रही हैं। एक हिजाब के पक्ष में है और दूसरी इसके विरोध में। कर्नाटक से शुरू हुआ यह विवाद दूसरे राज्यों में भी पहुंच रहा है। सियासत से अदालत तक इस वक्त हर कोई इस मामले में शामिल है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले में कई दिनों से सुनवाई जारी है। लोग इस विवाद से जुड़े कई पहलुओं को लेकर पेश में हैं। हिजाब विवाद कर्नाटक में उडुपी के कॉलेज से शुरू हुआ। बात पिछले साल दिसंबर की है। कॉलेज में 6 छात्राओं को ड्रेस कोड लागू होने के चलते हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। फिलहाल कोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई कर रहा है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की और यह कहा था कि छात्र स्कूलों और कॉलेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए जिद नहीं कर सकते। साथ ही जस्टिस ने यह भी कहा था कि जब तक मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक छात्र स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन करें। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल इस मामले पर अभी पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे हिजाब विवाद की और आज खास चर्चा में हम समझेंगे कि क्यों इस मामले ने आखिर इतना तूल पकड़ रखा है। इसके संवैधानिक, मौलिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं केरल की गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, साथ ही मेरे साथ हैं लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट सुबुही खान। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षाविद और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुबुही, मैं पहले आप ही से शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा समझना चाहूंगी, अभी तक जिस तरह से ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद इतनी तेजी से इस मामले ने तूल पकड़ा, क्या इसके पीछे एक वजह आपकी नजर में रही है और क्या अलग अलग पहलू हैं जो अब तक आपकी नजर में सामने आए हैं इस मामले के बाद? जी प्रीति, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया कि इस चीज के बहुत अलग अलग पहलुओं से देखने की जरूरत है। इसको देखने का एक धार्मिक पक्ष भी है, एक सामाजिक पक्ष है, एक संवैधानिक पक्ष है और एक राजनैतिक पक्ष है। मैं क्योंकि मुसलमान महिला हूं और एक अधिवक्ता भी हूं, भारतीय हूं और देश की राजनीति को भी थोड़ा बहुत समझती हूं, तो मैं चारों ही पहलुओं पर अवेयरनेस या जागरण करने की कोशिश करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है धर्म की या मजहब की। किसी भी मजहब की एसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस या उस मजहब की मान्यता वो मानी जाती है जब उस मजहब को बनाया जा रहा हो, उस मजहब के जो ग्रंथ हैं उसमें जो लिखा हो। कुरान शरीफ में नकाब या बुर्का या चेहरे को कवर करने जैसी कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं लिखी गई है। ये बार बार इस्लामिक स्कॉलर से हम लोग पूछ रहे हैं, कोई भी स्कॉलर एक भी वर्ष नहीं बता सकता है कि कुरान नकाब या बुर्के की बात करता हो। वेशभूषा की सेंस में कुरान में कोई वर्ष ही नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि कवर योर बॉसम्स, अपनी छाती ढकें, अपनी शर्मगाहों को ढकें। और एक आंखों की शर्म की बात करी गई है, एक आंखों के हिजाब की बात करी गई है कि पुरुष भी नजरें नीची रखें, किसी महिला को गलत नजर से न देखें। वो आंखों की शर्म कुरान शरीफ कहता है। दूसरी बात आती है संविधान की। कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। देखिए, हमारा संविधान हमें हमारे मजहब का पालन, प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने का अधिकार देता है, लेकिन कोई भी संवैधानिक अधिकार पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ शर्तें हमें माननी होती हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। हम सार्वजनिक व्यवस्था ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हम मजहब के अधिकार की बात करके, राइट टू रिलीजन जो हमारा अनुच्छेद 25 हमें देता है संविधान का, उसकी आड़ में हम नमाज पढ़ के सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच हमें हमारा संविधान देता है, तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे हम देवी देवताओं को अपमान करने लगते हैं, कभी कभी अपने देश के खिलाफ कुछ बोलने लग जाते हैं। किसी संप्रदाय की बात नहीं हो रही है, किसी को भी मौलिक अधिकारों का एब्सोल्यूट इस्तेमाल करके और पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, पब्लिक हेल्थ या स्टेट इंटरेस्ट को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और संविधान अगर अधिकारों की बात करता है तो संविधान कर्तव्यों की भी बात करता है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता। अगर हमारे मजहब को इस्तेमाल करके हमारे देश में एक अराजकता फैलाई जा रही है कि हम ना लॉ एंड ऑर्डर मानेंगे, ना कानून मानेंगे, हम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देंगे, जैसे कर्नाटका का ये प्रकरण है। कर्नाटका में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की एक्ट है जो कैटेगोरिकली कहती है कि किसी भी तरह का रिलीजियस
आपकी कोई भी पहचान स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं दिखनी चाहिए। देखिए, हमारा रिलीजन डेफिनेटली हमारी एक आइडेंटिटी है, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी है, एक सेकेंडरी आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नियम कायदे कानून मानेंगे, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसके नियम कायदे कानून मानेंगे, तभी हम अच्छे नागरिक कहलाने लायक हैं। एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, ये लोग जी। कह रहे हैं महिलाओं का चुनने का अधिकार। बिल्कुल। देखिए, अगर महिलाओं के चुनने के अधिकार की बात है, तो जो मुसलमान महिलाएं नहीं करती हैं, जैसे मैं नहीं करती हूँ हिजाब, या सिर्फ तब करती हूँ जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ, मैं हिजाब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ठीक। हठधर्मी के खिलाफ हूँ, बिल्कुल। मैं अलगाववाद के खिलाफ हूँ, सुबह मैं जो इसके जो द्विराष्ट्रवाद के आप खिलाफ हूँ सोशल कि हम पहलुओं की मुसलमान बात हैं, कर रही हम हैं, भारत बिल्कुल, और जो आप अपनी पसंद की बात कर रही हैं, इसको लेकर मैं आगे आपसे बात करूंगी। एक पहला कमेंट मैं फिरोज बख्श अहमद साहब से भी ले लूं। फिरोज अहमद साहब, ड्रेस कोड को लेकर बातचीत शुरू हुई और आज कहाँ मामला पहुंचा हुआ है हम देख रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि बच्चे जो शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं, वो जो उम्र एक तरह से हम कहें कि स्कूल में जाकर ज्ञान लेने की उम्र है, वहां इस तरह का विवाद, क्या असर इसका आप देख रहे हैं? जी प्रीति साहबा, सबसे पहले तो मैं आपके जो संसद चैनल है, जो पहले LS TV और RS TV हुआ करते थे, इनको मर्ज हो जाने के लिए मुबारकबाद देता हूं। और एक और मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि जो प्रोग्राम का जो आपने जो टाइटल दिया है बहुत ज़रूरी है। हालांकि जैसा कि अभी सुबह ही कह रही थी कि सब जुडिस है, ठीक है, कोर्ट जो फैसला देगा अल्टीमेटली वो सबको बाध्य होगा, मानना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं बहुत से चैनल्स पे बहस चल रही है। अगर बहस चल रही है तो ज़रूरी यह है कि हमारे जो आवाम हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे मुस्लिम आवाम हैं, वो देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं और संस्कारवादी हैं। कई लोग उनको भड़का देते हैं, भटका देते हैं, बहला फुसला देते हैं, तो सही चीज़ उनको उनके पास जाए। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ मुस्लिम जनता को समझाने का, एजुकेट करने का, लेकिन दिल में दर्द होता है जब मैं देखता हूँ कि एक सही चीज़ को गलत तौर से पेश किया जा रहा है। आप देखिए प्रीति, हिजाब का अजाब बना दिया। अरे हिजाब बैन थोड़ी हुआ है, बड़े अजीब बात है। मुझे समझ में नहीं आता प्रीति कि मैं हंसूं या रोऊं, क्या करूं मैं। आप ये देखिए कि उडुपी का जो कॉलेज था, उसमें आप कॉलेज की बाउंड्री के अंदर क्लासरूम के बाहर तक आप बुर्का पहनिए, नकाब पहनिए, हिजाब पहनिए, चादर पहनिए, कंबल पहनिए, सब कुछ अलाउड है। लेकिन जब स्कूल का एक रूल आ गया, एक उसूल आ गया, देखिए स्कूल एक ऐसी जगह होती है, कॉलेज, जहाँ रोजाना नए नए रूल आते हैं। ठीक है, हम बचपन में थे, हमें एक दिन ऐसा रूल आ गया कि पेन से नहीं लिखेंगे आप, तीसरी चौथी जमात में पेंसिल से लिखें, मानना पड़ा। तो अगर ऐसा रूल आता है कि भाई काली स्याही से नहीं लिखना, हरी स्याही से नहीं लिखना, लाल स्याही से नहीं लिखना, ब्लू इंक से लिखना है, वो मानना पड़ेगा, बाध्य है। क्योंकि जितने स्कूल हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो कानून का हिस्सा हैं। हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है और सेकुलर मुल्क है। देखिए हमारा जो कुरान है, हम अब सुबह ही हैं, मैं हूं, हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा धार्मिक ग्रंथ कुरान है। लेकिन हमारा जो सोशल ग्रंथ है, जो सोशल कुरान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो तहरीर किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के जरिए। हम उसी को मान के चलते हैं। और अभी एक बहुत अच्छी बात सुबह ही ने कही थी कि भाई मैं हिजाब नहीं लगाती, मैं बुर्का नहीं पहनती। ठीक है, ये पर्सनल चॉइस है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये आ गया कि आप कोर्ट के अंदर आप कोई बुर्का नहीं पहनेंगी, हिजाब नहीं पहनेंगी, तो आप नहीं पहन सकती, ठीक है। और अगर ऐसी कोई नहीं है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। अल्टीमेटली आखिर में मैं कहना चाहूँगा प्रीति कि जो मेरा असेसमेंट है, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, मेरे ख्याल से 50% बच्चियां ऐसी हैं जो ना बुर्का ओढ़ती हैं, ना हिजाब ओढ़ती हैं, और सब तरह के कपड़े पहनती हैं, जीन्स भी पहनती हैं, स्कर्ट भी पहनती हैं, शलवार कमीज साड़ी सब कुछ पहनती हैं। पूरी आज़ादी है, और इस्लाम ने, कुरान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी आज़ादी दे रखी है। हाँ, अगर स्कूल का मामला है, कॉलेज का मामला है, ड्रेस कोड का मामला है, तो प्रीति हमें वो बाध्य है, हमें वो मानना पड़ेगा। और मैं हाथ जोड़ के आखिर में जितनी हमारी बच्चियां उडुपी की या जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, मैं उनसे कहूंगा, आज 53वां दिन हो गया आपको क्लासेस, अब तो खैर चलिए अब क्लासेस अटेंड हो गई, लेकिन जो आपने पिछले 52 दिन बर्बाद किए हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो शुरू में ही आपको समझ लेना चाहिए था कि कानून है, कानून सब पे बाध्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठ के कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी पे हम चलेंगे, पहले भी चलते थे और आगे भी चलेंगे। ठीक है सुबुही, आप जो सोशल पहलू को लेकर बात कर रही थी और अपनी पसंद को लेकर बात कर रही थी, मैं भी यही समझना चाहूंगी कि ये जो उम्र है खासकर कॉलेज में जाने की, कैसे हम ये समझें
कि ये अपनी मर्जी से है छात्र छात्राओं के, या पेरेंट्स की मर्जी है, या कुछ उन पे थोपा जा रहा है, या कोई दबाव है, या वो अपनी मर्जी से ये सब करना चाह रहे हैं? ये भी कौन डिसाइड करेगा? जी जी। देखिए प्रीति, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी मुसलमान बच्चियों को जानती हूँ जो केवल अपने परिवार के दबाव में या फिर अपने मोहल्ले, पड़ोस और समाज के दबाव में बुर्का पहनने पर मजबूर है, नकाब करके घर से निकलने पर मजबूर है। वो भी अच्छा दिखना चाहती हैं, वो भी बाल खोलना चाहती हैं, वो भी लिपस्टिक लगाना चाहती हैं, सुंदर खूबसूरत दिखना चाहती हैं। अगर उनको अल्लाह ताला ने, प्रकृति ने नवाजा है तो वो अपने आप को एक काले लबादे में कवर नहीं करना चाहती हैं। लेकिन अगर वो नहीं करती हैं, जैसे मैं नहीं करती हूँ, अभी मेरे पास जस्ट आई थिंक 4-5 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुई है। अबू धाबी से एक कॉल आता है, वो साहब मुझे धमकी देते हैं मेरे लिपस्टिक लगाने के कारण, मुझे धमकी देते हैं कि मैं बाल खोलती हूँ या मैं हिजाब और बुर्के के खिलाफ बोलने वाली कौन होती हूँ, और बोलते हैं तेरा रेप होगा, इंशाल्लाह तेरा रेप होगा। तो कहाँ गया महिलाओं के चुनने का अधिकार? अगर कोई बच्ची अपना शरीर कवर करना चाहती है, डेफिनेटली उसकी आजादी है, और किसी भी सिविक सोसाइटी में, इवन भारतीय संस्कृति में, अपनी शर्मगाहों को कवर करके सभी महिलाएं चलती हैं। वो हमें अंदर से ही पता होता है कि क्या कपड़े पहनने डिसेंट है। लेकिन अगर हम अपने आप को एक काले कपड़े में नहीं लपेटना चाहते हैं, तो मुसलमान महिलाओं को धमकियां दी जाती हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है, उन्हें यह कहा जाता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो तुम चरित्रहीन हो या तुम खराब महिला हो। कई बार तो काफिर होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना दोहरा चरित्र क्यों है? अगर चुनने का अधिकार है तो दोनों तरफ चुनने का अधिकार होना चाहिए। एक्चुअली प्रीति, ये ना चुनने के अधिकार की बात है, ना ये मजहब की बात है, ना ये संवैधानिक अधिकारों की बात है। जैसा मैंने पहले आपको बोला, ये एक द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता को प्रमोट करने के लिए होता है। पाकिस्तान जैसे रातों रात नहीं बन जाती हैं कंट्रीज। पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमान बच्चे को हमेशा एक वैचारिक अनुकूलता की तरफ धकेला जाता है कि आप अलग हैं, भारत के कानून आप नहीं मानेंगे, भारत की न्यायपालिका आप नहीं मानेंगे, भारत का खाना पीना, पहनना ओढ़ना, भाषा, वेशभूषा, भारत, अगर आप भारतीय मुसलमान हैं तो आप सब कुछ दूसरे हिसाब से करेंगे, आप भारत की संस्कृति के हिसाब से नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रयोग है प्रीति, जो हमारे देश में हुआ है। मैं आपको कुछ डेट्स बता सकती हूँ, अगर आप मुझे सिर्फ कुछ 1 मिनट और दे देंगी तो। देखिए, इस्लाम गलत नहीं है, या इस्लाम की कोई भी प्रैक्टिस गलत नहीं है। आप कुरान खोल के देखिए, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, उन्होंने जो पहली शादी करी थी हजरत खदीजा, वो उनसे उम्र में बड़ी थी, वो बेवा थी, वो बिजनेस वुमन थी, तिजारत बिजनेस करती थी, और हर महिला पुरुष सबसे इंटरैक्ट करती थी, नकाब में बैठ के चार दीवारी में बंद नहीं रहती थी। और आज क्या हो रहा है इस्लाम के नाम पर? मुसलमान महिलाओं के साथ हलाला, एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह उनको मुसलमान पुरुष आपस में एक्सचेंज करते हैं। मिस्यार मैरिज, हैदराबाद में मैं गई, वहां पर पता चला यासरुद्दीन ओवैसी साहब महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। वहां पे आज भी मिस्यार मैरिज होती है शरिया के नाम पर, जहां पे अरब से 60-70 साल के शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, और सिर्फ हैदराबाद में प्रैक्टिस। पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। बहुविवाह, जिसमें मुसलमान पुरुष एक ही साथ कई शादियां कर सकता है। आप एक महिला का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह का शोषण करके और शरिया के नाम पे बच के निकल जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं, जो हमारी एक सेंट्रल एक्ट है महिलाओं के अधिकारों के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुसलमान महिलाओं के साथ शरिया के नाम पर भारत में हो रही हैं, और महिलाओं को खुद ही आगे आना पड़ेगा, और आ भी रही हैं। कुछ जो महिलाएं हमें सड़कों पर हिजाब के समर्थन में दिख रही हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो हिजाब या बुर्का या नकाब नहीं करना चाहती हैं। वो एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह नहीं इस्तेमाल होना चाहती हैं। वो एक्चुअली पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस्लाम के हिसाब से जिंदगी जीना चाहती हैं, जो आजकल इस्लामिक समाज में दिखाई नहीं दे रहा है। इस्लाम तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो आज जानते हैं। आज तो सिर्फ इस्लामिक स्टेट की तैयारी हो रही है। अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद, अलग रखो मुसलमान को, ना उसको पढ़ने दो, ना शिक्षित होने दो, ना उसको किसी भी तरह का कोई मेंटल ग्रोथ होने दो, और मेंटल स्लेव, एक मानसिक गुलाम बना के आप रखो, ताकि वो आपकी इस्लामिक स्टेट बनने के ख्वाब के लिए बस भीड़ तंत्र की तरह इस्तेमाल होता रहे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिरोज अहमद साहब, इसी कॉलेज में ये बात आई कि सालों से बहुत पुराना ये कॉलेज है, इस तरह की मांग कभी उठी नहीं, जो बात कही गई, और अब आप भी कह रहे हैं कि संविधान हर धर्म से ऊपर है, जो भी फैसला आए वो हर एक को मानना होगा, और जो संविधान कह रहा है उसके मुताबिक चलना होगा। क्योंकि मैं शिक्षाविद के तौर पर आपसे समझना चाहूंगी कि इसका असर
कितना शिक्षा पर है, आपने अपनी तरफ से भी अपील की है। और जहां तक हम मुस्लिम महिलाओं की उपस्थिति की अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में बात करते हैं, हम देखते हैं कि बाकी समुदाय से वो अभी भी पीछे हैं। कश्मीर की टॉपर का जो मामला रहा है वो भी हम जानते हैं, किस तरह की उनको धमकी दी गई। शिक्षा पर असर, इस तरह के विवाद, और मैं एक तरह से कहूं कि एक समुदाय का शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये किस तरह का असर हो रहा है फिलहाल? हाँ, थैंक यू प्रीति, बहुत आपका बहुत अहम सवाल है, सेंसिटिव भी है। जहाँ तक शिक्षा का ताल्लुक़ है, मैं कहना चाहूँगा इस्लाम का जो पहला लफ्ज़ है, कुरान का जो पहला लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ इक़रा है। इक़रा का मतलब है पढ़ो, और पढ़ने का मतलब है उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। पढ़ो, खेलो कूदो, व्यायाम करो, अपने को मजबूत बनाओ, अपने को काबिल बनाओ, ये सारी चीज़ें इक़रा लफ्ज़ के अंदर छिपी हुई हैं। अब इक़रा का मतलब यह है कि भाई आप जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए। अभी बात आई थी हमारी जो है पैनलिस्ट ने ये बात रखी, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने ये बात कही कि प्रॉफिट के रास्ते पे हम नहीं चल रहे हैं। मैं यहाँ उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ। एक छोटा सा वाक़या मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही चंद सेकंड में। ईद का दिन था, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप अपने घर जा रहे थे, तो आपको आवाज़ यहीं बच्चियाँ गा बजा रही थीं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी था, बहुत अच्छी आवाज़ में गा रही थी। जब आप घर में दाखिल हुए तो बच्चियां आपको देख के सहम गईं, अरे अब तो नाना आ गए। अब तो ये था कि आप इस्लाम को प्रोपेगेट कर रहे थे, पता नहीं कितनी हमें पिटाई ना हो जाए, डांट ना लगे। आपने देखा बच्चियां चुप हो गई, तो आपने कहा अरे आप खामोश क्यों हो गई बच्चियां, आप तो बहुत अच्छा गीत गा रही थी, बहुत अच्छा म्यूजिक था आपका। सबके सर पे हाथ फेरा और कहा और जोश व खरोश से आप गाइए, आप खुश रहिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद तो ये चाहते थे कि बच्चियां हमारी खुश रहें, और हम क्या करते हैं, हम चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम बिगड़ जाओगी, कॉलेज जा रही हो तो नकाब लगाओ, ये करो, लपेट लो अपने को। और ये बात भी सुबूही ने कही कि ठीक है, अल्लाह ने जो है ख़वातीन को खूबसूरती दी है, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छुपाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ द्विराष्ट्र की भी बात आई थी कि ये जो राष्ट्र है इसको 1947 में बांट दिया गया। उसी जहनियत के लोग प्रीति आज भी एक्टिव हैं, और वो राष्ट्र को, हिंदुस्तान अब नहीं बटेगा, जो बटना था वो हो गया, ठीक है, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, सारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। आई प्रे कि ये हिंदुस्तान में मिल जाए आगे आने वाले दिनों में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा बबांगे दहल, और बड़ी मैं ज़ोरदार अल्फाज में कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ये सब वबाल हो रहा है, मैं उनको बता दूँ कि अब समाज को बांटने की कोशिश ना करिए। कुछ लोग, मैं एक फ्रेज है, वो फ्रेज कही जाती है, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, मैं उस फ्रेज को दोहराता हूँ। मैं कहता हूँ मैं मुल्ला का इस्लाम नहीं, अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता हूँ। पहली चीज, मैं खुद एक मुल्ला के, एक मौलवी के, मौलाना के घर से हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मॉडर्न मौलाना थे, सब कुछ कुरान की उन्होंने तफसीर लिखी थी, बट ही वॉज अ मॉडर्न मौलाना। वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते थे कि मुसलमानों को पाषाण युग में ले जाएं, स्टोन एज में ले जाएं। हमेशा उनका जो मामला था, हमें मौलाना आज़ाद जैसे लीडर चाहिए, हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लीडर चाहिए, हमें सानिया मिर्ज़ा जैसी खिलाड़ी चाहिए, और हमें फातिमा बीवी जैसे जजेस चाहिए। मैं जा रहा था दिल्ली से हैदराबाद, बात कह के ख़त्म करता हूँ। एक बच्ची प्लेन उड़ा रही थी, इंडिगो का जहाज़ था, उसका नाम मुझे याद अगर सही आता है तो उसका नाम फातिमा परवीन था, उसका नाम भी फातिमा परवीन था। वो हिजाब में नहीं थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी बच्चियां हर फील्ड में, फौज में भी जा रही हैं, हमारी बच्चियां प्रोफेसर भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के ऊपर, इस्लाम धर्म बहुत मॉडर्न धर्म है, सही कहा था सुबूही ने, और साइंटिफिक धर्म है, इसके हम खिलाफ जाते हैं, बच्चियों को रोकते हैं, उनको दबाते हैं। अगर जैसे कहा कि लिपस्टिक लगा ली, अरे क्या फता गई, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कुछ जो गलत बात करते हैं, गलत दिशा में, किसी शायर ने कह दिया कि हम अपनी खवातीन को महफिल की शमा नहीं बनना चाहते। अरे कौन बन रहा है। और आखिर में कहना चाहूंगा, हिजाब पर्दे का नहीं है। 7 मरतबा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कुरान का, लेकिन इतना मैंने भी सुना है इन बहसों में, 7 मरतबा लफ्ज़ हिजाब कुरान में आया। ये हिजाब कपड़े का नहीं है, ये पर्दे का नहीं है, ये किसी का, ये हिजाब आंख का है। अगर बच्ची किरदार में अच्छी है, मजबूत है, चाहे वो स्कर्ट पहने, चाहे वो काला कपड़ा पहने, बुर्का पहने, अच्छी है तो अंदर से भी अच्छी है। वो किरदार का हिजाब होता है, वो आंख का, दिल और दिमाग का, रूह का हिजाब होता है। वो हिजाब फॉलो करना है, ना कि कपड़े वाला। बिल्कुल। और इंस्टीट्यूशन में, क्लासरूम में तो कोई चीज नहीं चलेगी सिवाय ड्रेस कोड के। और इन्होंने समझ लिया, हिजाब उतार दिया है कई बच्चों ने, ये पहले समझ लेती तो इनकी 50 दिन की जो पढ़ाई है वो बर्बाद नहीं होती। प्रीति, ठीक है, ठीक है।
और इस कार्यक्रम में मेरे साथ चर्चा के लिए फिलहाल जुड़ रहे हैं केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, संसद टीवी से बातचीत के लिए। आरिफ मोहम्मद खान साहब, पहला सवाल मेरा यही है, एक स्कॉलर के तौर पर, एक संविधान के जानकार के तौर पर, ये मामला जिस तरह से शुरू हुआ और उसके बाद अब हम जो इसका रूप देख रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? क्या ये विवाद टाला जा सकता था? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे यहाँ अपनी राय रखने का हक है। राय रखिए तो विवाद भी पैदा होते हैं और अनावश्यक विवाद पैदा करने वाले लोग भी मौजूद हैं जिसकी जरूरत नहीं, जो नॉन इश्यूज। तो ये मैं इसको ऐसा ही मैं इसे असल में विवाद भी नहीं मानता। ठीक है, मैं इसे मानता हूं कि ये साजिश है और बहुत गहरी साजिश है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये असंवैधानिक है और ये इस्लाम की जो मुख्य किताब है, एक ही किताब है कुरान जी, ये उसके भी जो प्रावधान हैं, ये प्रैक्टिस उसके भी खिलाफ जाती। उसके बाद चूंकि सरकार के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, बहुमत नहीं था, थोड़ा समय लगा। 2019 में एक कानून पास किया गया जिसके जरिए इसको आपराधिक मामला, जैसे अपराध करने में सजा होती है, जो जब पहली तलाक इस्लाम के इतिहास में जब पहली बार इस तलाक को कानूनी रूप दिया गया था, तो जिस तरह सजा दी गई थी उसी तरह सजा का प्रावधान किया गया। वो एक बहुत बड़ा बोझ था 3 तलाक का, जो मुस्लिम महिलाओं, खास तौर से जो नौजवान बच्चियां होती थी, उनको, उनकी माएं, उनकी बड़ी बहनें, उनके दिमाग में उस डर को डालती थी, तुम्हें इस तरह करना है, तुम्हें ये करना है, अगर नहीं करोगी तो इसकी नौबत आ सकती। अब वो एक आजादी की एक फिजा पैदा हो गई। अब वो लोग मौजूद हैं। ये भी मत भूलिए कि इस्लाम जिस माहौल में आया, वहां अरबों में एक वर्ग था जो अपनी बच्चियों को पैदा होने के बाद जमीन में दफना देते थे और कुरान ने उसके ऊपर बहुत ही सख्त नजरिया अपनाया और कुरान ने कहा कि और जब उस बच्ची से जिसको जिंदा दफनाया गया, खुदा सवाल करेगा कि तुम्हें किस जुर्म में, क्या तुमने जुर्म किया था जिसकी वजह से तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया, तो वो तो जो तरीका था वो तो बंद हो गया कुरान के इन आयतों के बाद। लेकिन वो जो जहन है, वो जो मानस है, जो महिला को दबा के रखना चाहता है, जो महिला को के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, वो जहन जिंदा रहा। उन्होंने और तरीके ढूंढ लिए, 3 तलाक ढूंढ लिया, हिजाब ढूंढ लिया। हिजाब का शब्द कुरान में 7 दफा प्रयोग हुआ है, लेकिन कहीं भी महिलाओं को क्या कपड़े पहनने हैं, इसके संदर्भ में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान में सिर्फ एक संदर्भ जो इस्तेमाल हुआ है, कहा गया है, वो ये है कि ये जो, जैसे मेरे पास है कपड़ा, इसको कहा गया है खिमार। तो महिलाओं को कहा गया कि तुम्हारा जो ये खिमार है, इसको अपने वक्ष पर डाल लो, अपने सीने पर डाल लो। और वो सीना भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, कमीज के ऊपर कहा है, जिलबाब के ऊपर डाल लो। ये इसका भी एक संदर्भ है और संदर्भ ये है कि उस जमाने में किसी भी समाज में 2 वर्ग होते थे। एक वो लोग होते थे जो स्वतंत्र होते थे, आजाद होते थे। एक गुलामों की बड़ी संख्या होती थी। अब एक गुलाम महिला बाजार जा रही है, ऐसे लोग होते थे जो ये समझते थे कि वो उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, वो उसके कपड़े पकड़ के खींच सकते हैं, वो उसका आलिंगन कर सकते हैं।
ऐसा ये लिखा हुआ है किताबों में कि ऐसा एक आजाद परिवार की महिला के साथ एक ऐसी घटना हो गई। जब वो घटना, अब लड़ाई की नौबत आ गई, उसके बाद कुरान में ये आयत आई जिसमें ये कहा गया कि इस खिमार को, इसे खिमार कहा गया है अरबी में, कहा गया कि इसको अपने वक्ष पर डाल लो ताकि तुम पहचानी जा सको। क्या पहचानी जा सको? कि तुम आजाद हो, ताकि फिर कोई ये ना कह सके कि मैंने इसे गुलाम महिला समझा था इसलिए मैंने बदतमीजी कर दी। अब वो जमाना वो था, आज तो गुलामी नहीं है, आज तो हर किसी के बराबर के अधिकार हैं, हर कोई प्रतिष्ठा का अधिकारी है, हर समानता है। वो कॉन्टेक्स्ट, वो संदर्भ आज नहीं है। इसलिए जो लोग इसको मैंने पहले ही कहा कि मैं इसे विवाद नहीं मानता हूं, मैं इस तरह मानता हूं कि ये साजिश है कि जिसका मकसद ये महिला, थोड़ी देर के लिए मानिए हम इनकी दलील मान लेते हैं जी, कि ये जरूरी है इस्लाम में, और बच्चियां अपनी पढ़ाई के दौरान 6 साल 8 साल 10 साल वो हिजाब पहनती हैं। इन हिजाब पहनने वाली लड़कियों के शिक्षा खत्म होने के बाद इनको कहाँ नौकरियां मिलेंगी? क्या ये सुरक्षा एजेंसियों में जा सकेंगी? आज हमारे देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने अपने दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि हमारी बच्चियां फाइटर जेट चला रही जी, उसको फ्लाई कर रही हैं। क्या इन बच्चियों के लिए ये संभव हो सकेगा? क्या अगर आप इनकी दलील मान लीजिए, तो मैं कहता हूं आपसे, आज एक मुस्लिम महिला है जो आईपीएस ऑफिसर है, वो कई साल पहले उसका सिलेक्शन हुआ है, वो किसी जिले में एसपी है। क्या वो हिजाब पहन के जिले का प्रशासन संभालेगी? उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, वो अपना जॉब नहीं छोड़ सकती, लेकिन इस गुनाह के एहसास के साथ जिंदा रहेगी कि मेरे परिवार की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। और जो अगर इस बात को मान लिया जाए कि ये जरूरी है, तो वो फिर उसके मन में कहीं ना कहीं एक गुनाह का एहसास पैदा होगा कि मैं अपनी नौकरी की वजह से एक ऐसी चीज जो मेरे रिलीजन में, आस्था में जरूरी थी, मैं उसको नहीं कर पाई। ये एक खालिस साजिश है महिलाओं को उनके कैरियर से, अच्छी नौकरियों से वंचित करने की। और अगर वो हो गया तो उनकी दिलचस्पी पढ़ाई के अंदर कम हो जाएगी। जी खान साहब, आपने जी आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपने बताया कि हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं है, और आपने खिमार को लेकर बताया कि उसका जिक्र है, और कैसे आपने बताया कि समय के साथ अब कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। थोड़ा सा क्योंकि आप सभी धर्मों की बहुत गहराई से जानकारी रखते हैं, अगर हम आत्मसम्मान के साथ महिलाओं के आगे बढ़ने की बात करें, और आपने कुछ उदाहरण भी दिए आईपीएस ऑफिसर को लेकर, इसको लेकर क्या कहा गया है कुरान में? इसको स्थिति कैसे साफ होगी? किस चीज की स्थिति? जी, आगे बढ़ने को लेकर, समय के साथ परिवर्तन को लेकर, आत्मसम्मान के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ने को लेकर। मैं आपको एक कुरान की आयत बताई देता हूं। कुरान में कहा गया, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम सख्त परेशानियों में, अजाब में मुब्तला किए जाओगे, और जिस जगह तुम बैठे हुए हो वहां तुम्हारी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा। जी, कुरान के बाद इस्लाम में हदीस का बहुत महत्व है। मैं आपको एक हदीस भी सुनाई देता हूं। इन्नकुम फी ज़मानिन मन तरका बिनकुम उशरा मा उमिरा बिही हलका। आज जो कुछ भी, ये तब कहा गया 1400 साल पहले, आज जो कुछ भी तुम्हारे लिए प्रेस्क्राइब किया जा रहा है जी, अगर इसमें तुमने 10% भी छोड़ दिया तो तुम हलाक हो जाओगे, मतलब तुम नाकाम हो जाओगे। और अगली लाइन है, सुम्मा याती ज़मानिन मन अमिला मिनहुम बि उशरी मा उमिरा बिही
न जा, और जी। फिर बाद का जमाना आएगा जिसमें अगर तुमने 10% पर भी कार्यान्वित कर लिया, उस पर अमल कर लिया, तो तुम कामयाब हो जाओगे। जी। इससे और ज्यादा क्या होगा? आरिफ मोहम्मद खान साहब, फिरोज बख्त अहमद साहब, सुबुई खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है इस मामले में कई पहलू हैं जो जुड़े हैं और हर पहलू को ध्यान में रखकर ही कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है और इस मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ मुद्दा आपका में इतना ही।